वी हैव टू स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 का नाम है मार्केटिंग एनालिसिस। और इस चलो पहले हेडिंग डाल दो। चैप्टर नंबर हेडिंग डाल दो, चैप्टर नंबर 21 मार्केटिंग एनालिसिस। चैप्टर नंबर 21 मार्केटिंग एनालिसिस, हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 21। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस भी आएंगी, थोड़ा सा ग्राफ्स भी आएंगे, थोड़ा सा ये टेक्निकल है। शुरू इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी जो डिस्कशन है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है। और ये टेस्ट बहुत होता है और ये एग्जाम में बहुत दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा आता है। समझो हर दफ़ा ही आता है ऑलमोस्ट। सही है, तो वो ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन A2 लेवल। चैप्टर नंबर 21 मार्केटिंग एनालिसिस। और हमने कौन सा यूनिट शुरू किया है? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 कौन सा डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग डाल रहे हो, द फर्स्ट मेन हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, सही है। चैप्टर नंबर 21 जो फर्स्ट अभी हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं बात, वो किस पे कर रहे हैं? इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी हमारे पास इस सिलेबस में टोटल 3 तरह की है। ठीक है, एक एक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड के अंदर हम बात करेंगे किसके ऊपर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो तकरीबन काफियों ने सुना भी होता है, काफियों ने नहीं भी सुना होता है। फिर भी मैं बेसिक से बात करूंगा, एक दफा बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से समझाऊंगा, ताकि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। और इसके अंदर इजी शुरू होता है और फिर इसकी डिस्कशन बड़ी हाई टेक हो जाती है। तो शुरू बेसिक से करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेडिंग डाल रहे हो, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें जो फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अभी बात कर रहे हैं वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने से पहले देखो, अब पहले जो है ना इसका तरीका ये है कि अब आप लोग सुनो। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी, अब आप नोट्स भी बनाओ साथ साथ ऑब्वियसली, लेकिन सुनने पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्पेशली ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन के अंदर लिसनिंग अगर रह गई ना तो फिर वो बाद में मसला हो जाता है। अच्छा खैर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले, प्राइस और डिमांड, क्या प्राइस और डिमांड का कोई कनेक्शन होता है? जैसे अगर इस प्रोडक्ट, इस टी शर्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या इस टी शर्ट की डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई चीज़, पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या डिमांड पे कोई फर्क पड़ा? डेफिनेटली डिमांड कम हो जाती है। अगर किसी किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फिर पीपल आर नॉट एबल टू और माइट नॉट बी विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज वो चीज़ें महंगी है। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो डिमांड जनरली वर्ड इंक्रीज, है ना। कोई चीज़ अगर सस्ती होगी तो पीपल माइट बी मोर एबल टू और मोर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल ये है कि चलो जब प्राइस में चेंज आता है, कभी भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है? हाउ मच द डिमांड वुड चेंज अगर कोई प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की लेते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड डिमांड कम होगी डेफिनेटली। अगर पेट्रोल महंगा होगा, कुछ लोग अब नहीं अफोर्ड कर सकते चीजें महंगी होने की वजह से, लेकिन फिर भी कितनी कम हो जाएगी? इतना तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ेगा डिमांड पे पेट्रोल की। क्यों? क्योंकि अ, लोगों को फिर भी खरीदना तो है, बिजनेसेस को तो स्पेशली खरीदना ही है ना, अपने ऑपरेशन चलाने, अपनी फैक्ट्री चलानी है, उसमें पेट्रोल तो चाहिए, तो उसके बगैर तो काम ही नहीं है। यानी कि पेट्रोल ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर उसकी प्राइस में कुछ भी चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिमांड, जैसे अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, चलो मैं तो बढ़ने की बात कर रहा था ना। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, डिमांड बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी? मतलब आप पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या क्या करोगे फिर? मतलब
ऐसा तो नहीं है कि वही खरीदते रहोगे, पेट्रोल ही खरीदो भाई सस्ता, ऐसा तो नहीं, ये भी नहीं है। द पॉइंट इज कि पेट्रोल की अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड इतना ज़्यादा शायद नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी और इजी एग्जांपल, पेप्सी की बात करता हूँ। अब अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ रही है तो क्या पेप्सी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पेप्सी की प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड ठीक ठाक नीचे आ जाएगी, क्योंकि फिर अब लोग इजीली स्विच कर सकते हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट पे, इजीली कोका कोला पे स्विच कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब पेप्सी ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर उसकी प्राइस में चेंज आया, इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस पेप्सी की प्राइस अगर कम भी होगी तो फिर काफी सारे लोग खरीदना चाहेंगे पेप्सी, क्योंकि जो लोग कोका कोला खरीद रहे थे प्रॉब्लली वो भी शायद अब सस्ते प्रोडक्ट की वजह से पेप्सी पे आ जाएंगे। पॉइंट इज कि पेप्सी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। या मैं कह सकता हूं कि पेप्सी जो है ना वो एक इलास्टिक प्रोडक्ट है। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब आपकी प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में बहुत चेंज आता है। और पेट्रोल को मैं कह सकता हूं कि वो एक इन इलास्टिक प्रोडक्ट है। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे इतना ज्यादा कोई फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं इन इलास्टिक। जैसे शुगर, जो चीनी है, बेसिकली दैट्स एन इन इलास्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि अगर चीनी महंगी भी हो जाएगी तो भी लोगों को तो खरीदनी है, कहाँ जाएंगे, खरीदनी तो है। सही है ना? सो बेसिकली वापस सुन लो एक दफा। बेसिक लॉ तो ये है कि भाई प्राइस और डिमांड डेफिनेटली कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है कि कितना कनेक्टेड है। यानी कि अगर प्राइस चेंज होती है तो ये जो वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड लिखा है मैंने, ये मेन वर्ड है। कितना, कितना चेंज आएगा, अगर प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसको इंग्लिश में अच्छे वर्ड में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, कम रेशो से बढ़ रही है, मतलब क्या चेंज आ रहा है। सही है? जो सही है, लिखो, लिखो एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of measures the responsiveness of the quantity demanded. Price elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded with a given change in price, with a given change in price. That is, लिखना जरूरी है हाँ, सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी जरूरी है। That is how much the demand will change, how much the demand will change the price of a product if the price of a product is increased or decreased. That how much the demand will change if the price of a product is increased or decreased. अगर प्रोडक्ट की प्राइस में हम कुछ चेंज लाते हैं तो उसकी डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फॉर्मूला भी होता है जो हमें याद करना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। क्या परसेंटेज चेंज निकालने आता है तुम लोगों को? मैथ्स आता है? मैथ्स, मैथ्स तो काफी बच्चों को दूर दूर तक भी नहीं आता मैंने सुना है, लेकिन फिर भी परसेंटेज चेंज तो निकालने आता है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ,
कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन में समझा रहा हूँ। क्या A2 के एग्जाम में कैलकुलेशंस आएंगी? तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस आती हैं। कैलकुलेशंस हमें फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन समझनी होंगी, ठीक है। अब देखो ये दो एग्जांपल्स हैं, इसको ज़रा सा देखो। पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं करता हूँ, आप ज़रा सुन लो। अगर आपको आता भी है ना ये टॉपिक तो फिर भी एक दफ़ा सुन लो, ताकि जब मैं एक दफ़ा कर दूंगा ना तो फिर आपको मेरी मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, सही है। अच्छा, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ज़रा स्क्रीन पे देखो। अब आप लोग थोड़ी देर के बाद में टाइम दूंगा, कॉपी कर लेना। दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है प्रोडक्ट ये वन और एक है ये प्रोडक्ट टू, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, 2016 का डेटा दिया हुआ है और 2017 का भी डेटा दिया हुआ है मेरे पास। दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइस, प्राइस देखो, प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। प्राइस 2016 में जो थी ना, इस जो भी ये प्रोडक्ट है उसकी 100 थी, और अब वो प्राइस बढ़ गई है। प्राइस कितने पे चले गई है? 110 पे चले गई है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी बताओ? इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, द डिमांड इज क्लियरली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम हो रही है। यही हुआ है इस प्रोडक्ट के साथ। पहले 2016 में 100 का था और अब ये 110 का हो गया, ठीक है। तो इसकी डिमांड जो है वो 100,000 से 80,000 पे आ गई है, डिमांड कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल टू देखो, एक सेकेंड। एग्जाम्पल टू में प्राइस 100 से 110 पे जा रही है ना। कोई और प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट टू है, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड 100,000 से नीचे आके कितने पे आई है? 95,000 पे आ गई है। मतलब क्या डिफरेंस, क्या है इन दो प्रोडक्ट में? डिफरेंस नोट हो रहा है ना? आई थिंक क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट वन की डिमांड काफी स्पीड में नीचे जा रही है और प्रोडक्ट टू की डिमांड नीचे तो जा रही है बट एट अ स्लोअर रेट जा रही है, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोबेबली ये जो प्रोडक्ट वन है ना, ये एक प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, और प्रोडक्ट टू जो है ना वो प्राइस इन इलास्टिक है। बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट टू है ना उसकी डिमांड इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अब हमें इसको कैलकुलेट भी करने आना चाहिए। वो एग्जाम में कहेगा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कहेगा। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुझे निकालना पड़ेगा पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड है ना उसका परसेंटेज चेंज, जो डिमांड है, देखते रहना पहले फिर कर लेना कॉपी। जो डिमांड है उसका परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू ना। ये देखो, दिस इज न्यू वैल्यू एंड दिस इज ओल्ड वैल्यू ना। तो क्या करना है, डिमांड का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो न्यू वैल्यू 80,000 माइनस ओल्ड वैल्यू 100,000 अपॉन ओल्ड वैल्यू 100,000। ये वाली जो 2016 की वैल्यू है ये ओल्ड है, और जो 2017 है वो ऑब्वियसली न्यू है। तो न्यू वैल्यू 80,000 माइनस 100,000 अपॉन 100,000, ये इंटू 100 कितना आएगा? माइनस 25%। माइनस आंसर आएगा माइनस 25%। मैं ये भी कह सकता हूँ दैट द डिमांड डिक्रीज्ड बाय 25%। 25% से हमारी डिमांड कम हुई है। इसी तरह जिस तरह मैंने परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाला, अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%। ओके, नो प्रॉब्लम, 20%, ठीक है। डिमांड डिक्रीज बाय 20%, नॉट 25। अच्छा, अब क्या मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकता हूँ? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में देख रहा हूं मैं जाके, प्राइस दिस इज ओल्ड वैल्यू,
दिस इज न्यू वैल्यू। और फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, यही करना पड़ेगा। तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आएगा +10%। प्लस प्लस ना भी लिखो, खैर मसला नहीं है, 10%। सही है। यानी मेरी जो डिमांड है ना, वो 25% नीचे गई है जब मेरी प्राइस 10% से बड़ी है। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट जो वन है, जैसे ही मैंने उसको 10% एक्सपेंसिव किया, उसकी डिमांड 25% नीचे आ गई है। सही है। तो अब अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो डिमांड का चेंज है, ये वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना है आया था? -20%। तो -20% अपॉन अपॉन माइनस साइन वैसे इग्नोर भी कर सकते हो आप, अगर आप मत चाहो तो ये माइनस, लेकिन यहां लिख लो, एंड में इग्नोर कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा था हमारा? -20% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, आंसर आ रहा है 0.5। माइनस साइन इग्नोर कर सकते हो, कर देना। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? 0.5। आंसर आ रहा है 0.5। और अगर मेरी कैलकुलेशन का आंसर, अगर मेरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, समझो, अगर मेरा आंसर 1 से कम हो, तो दैट इज द साइन ऑफ प्राइस इन इलास्टिक प्रोडक्ट। अगर हमें आंसर 1 से कम आता हो, तो बस हमें वैसे आंसर देख के भी पता चल जाना चाहिए कि अगर मेरा आंसर 1 से कम है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब वो शुगर है, या वो पेट्रोल है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? टू 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 सॉरी, कि मैंने इलास्टिक लिया है। ओ सॉरी, टू, दैट्स टू, मैंने वो उल्टा कर दिया, सॉरी। टू। और अगर आंसर ये इलास्ट सॉरी, ये इन इलास्टिक नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये इलास्टिक है, क्योंकि टू आंसर आ रहा है। और मैंने ऊपर खैर टू लिखा था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन उलट कर दी। कोई बात नहीं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? वापस देख लेते हैं। एक दफा मैं वापस बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड -25%, -20%। ठीक है। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 10%, आंसर क्या आएगा? 2। और अगर मेरा आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, जैसे मैंने गलती से भी बोल दिया था 1 से कम आ रहा है, तो मैंने वो नेट कैलकुलेशन एरर, अगर मेरा आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो दैट इज द साइन ऑफ अ प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट। अगर 1 से कम आ रहा होता, अभी इसमें 1 से कम आएगा, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यार वो एक इलास्टिक प्रोडक्ट है, आंसर से भी। पॉइंट समझ आ रहा है? वो बस मैंने कैलकुलेशन को गलती से रिवर्स कर दिया, तो वो गलत बात हो गई। लेकिन 2 आंसर आ रहा है, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट है। क्या कैलकुलेशन समझ आ रही है? कैलकुलेशन कर कैसे रहा हूं, क्या ये समझ आ रहा है? अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो, और अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ना। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यू वैल्यू कौन सी है? न्यू वैल्यू इज 95 ना। सो 95,000 न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर कितना आएगा इसका? 5/100, तो माइनस, नहीं 5 थोड़ी आएगा, -5% आएगा ना। हाँ खैर वही बात है, सही है, माइनस साइन इग्नोर्ड। ओके, यू कैन इग्नोर और यू कैन ऑल्सो राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फाइनल आंसर में, फाइनल जो आंसर आता है उसमें तो माइनस साइन इग्नोर कर ही देना, ठीक है।
अच्छा, क्या हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू वैल्यू है 110 माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा +10%. सो -5% इज द चेंज इन डिमांड एंड 10% इज द चेंज इन प्राइस, +10. अब हमें लगाना होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज 5% या -5% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आंसर आएगा माइनस, माइनस साइन इग्नोर कर दूं अब मैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.5. 0.5, 0.5 आएगा ना. और अगर मेरा आंसर 1 से कम आ रहा है, जैसे अब 1 से कम आ रहा है जो पिछला वाला हो गया था, तब हम क्या समझेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? It's an inelastic product. If my final answer is less than 1, then I will consider my product to be price inelastic. And if my final answer is greater than 1, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट. बस फर्क ये है, देखो, एक बात या एक एक गलती यहाँ पे, एक मिसकॉन्सेप्शन में सही कर दूं, जो बच्चे बहुत हर पता नहीं क्यों करते हैं, बार बार समझाता हूँ, तुम लोग नहीं करना. कि मैंने पूछा कि यार, अगर किसी सवाल सुनना, अगर किसी इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, वापस सवाल सुनो, अगर किसी इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जैसे पेट्रोल, अगर किसी इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? अगर किसी इन इलास्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी किसी इन इलास्टिक प्रोडक्ट की, तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? कम होगी, यस होगी. यही गलती होती है, होगी, कम होगी. लेकिन देखो क्या है, ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल लेकिन इतनी कम नहीं होगी, रिलेटिव होता है ये बात, समवॉट कम होगी. समझ आया? यानी कि इनइलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि डिमांड चेंज ही नहीं होती उसकी, ऐसा नहीं है. वो फिर इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लेकिन वो एक बिजनेस में भी नहीं है. द पॉइंट इज, और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ना यार. कोई चीज चीनी महंगी होगी तो कुछ तो लोग होंगे ना जो बेचारे नहीं खरीद सकेंगे चीनी. बट इट यस, इट चेंजेस विद अ स्मॉलर परसेंटेज, राइट? समझ आया? जबकि इलास्टिक में ये होता है कि जब आपकी प्राइस चेंज होती है तो डिमांड सिग्निफिकेंट चेंज होता है उसमें. और ये मैं सिर्फ प्राइस इंक्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं डिक्रीज की भी बात कर रहा हूँ. एग्जाम में भी बच्चे अक्सर है ना गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि प्राइस सिर्फ महंगी, हम बात बढ़ने की बात करें, कम की भी बात करो. अगर एक इन इलास्टिक प्रोडक्ट, सुनो ये भी सिचुएशन, अगर एक इन इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, तो क्या डिमांड बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी. समझ आ रहा है? यानी कि दोनों साइड्स पे सोचने आना चाहिए. इट कैन आइदर बी अ प्राइस इंक्रीज और इट कैन बी अ प्राइस डिक्रीज. समझ आया? और हम क्या चाहते हैं वैसे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारा प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक होना चाहिए या इन इलास्टिक होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए, इन इलास्टिक? बताओ, हम हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक? इन इलास्टिक होना चाहिए ऑब्वियसली. और अगर आपसे कोई पूछता है क्योंकि इन इलास्टिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी मर्जी की आप प्राइस चार्ज कर सको, आपको प्राइस अगर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सको. एप्पल ने कैसा गेम किया हुआ है कि आपकी, उन्होंने प्राइस इन इलास्टिक कर दिया, ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि अब उनकी डिमांड इन इलास्टिक है. और अगर वो आपसे पूछता है कि हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट प्राइस इन इलास्टिक, एक प्रोडक्ट को प्राइस इन इलास्टिक कैसे बनाया जाता है, तो क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए बनाना चाहते हो ताकि आप जब प्राइस बढ़ाओ तो कस्टमर कहीं ना जाए, या मेजोरिटी कस्टमर कहीं ना जाए. तो अब आप क्या कर सकते हो? टेल मी. एक प्रोडक्ट है, हम उसको इन इलास्टिक बनाना चाहते हैं. हम टी शर्ट बेच रहे हैं और हम टी शर्ट को चाहते हैं कि यार हम उसकी प्राइस बढ़ाएं तो कस्टमर कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करें
ऐसी चीज कोई इसकी क्वालिटी के ऊपर अच्छा काम करें, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग या स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट्स, जो इसने भी लिखा था अभी, ऐसी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट्स करें कि यार कस्टमर को आप फ्लैट कर दें। बिल्कुल सही है। मतलब आप कुछ ऐसा करें बेसिकली जो और कोई नहीं कर रहा है। सही है, मतलब डू समथिंग विच विच एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस फॉर द कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से आपको फिर प्रोडक्ट बिकेगा। और अगर या क्वालिटी बहुत अच्छी हो, या आफ्टर सेल्स आफ्टर सेल्स सपोर्ट, काफ़ी सारे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को इस तरह भी इनलास्टिक बनाते हैं कि कस्टमर को ये पता होता है कि यार अगर हमने कोई चीज़ यहाँ से खरीदी और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, यार ये जवाब देते हैं और ये बात रिजॉल्व कर देते हैं। ये जो काफ़ी बिजनेसेस इस पे खेलते हैं, आफ्टर सेल्स, बेचने के बाद जो कोई सपोर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो हम बताते हैं आपको। हैबिट फर्नीचर्स जो है, जैसे अक्सर वो करता है कि 10 साल की वारंटी भी देते हैं, 10 साल तक पॉलिश की गारंटी भी देते हैं, और बोलते हैं कि यार आप हमसे फर्नीचर खरीदते हो, 10 साल तक आपको कुछ हो जाए फ्री में हमसे ले जाना फर्नीचर। तो इतनी बड़ी गारंटी देते हैं और फिर वाकई सपोर्ट भी करते हैं। तो फिर उनका प्रोडक्ट है भी महंगा, फर्नीचर ही बेचते हैं लेकिन बड़ा ब्रांड करके और एक्सपेंसिव करके बेचते हैं। गुड कस्टमर रिलेशंस में भी होता है, वेरी गुड पॉइंट। आप इतने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो, पर्सनल लेवल पे जाके आप उनसे बात करते हो कि बर्थडे विशेस होती हैं, मैसेज आ रहे होते हैं ना अक्सर इधर उधर से, अगर कभी फी फी अगर आपको किसी ने विश किया हो तो, कि कई रैंडम कंपनीज आपको कर रही होती हैं, ब्रांड्स आपको मैसेज आ रहे होते हैं। सही है। टेक ओवर, एक और ऑप्शन होता है टेक ओवर्स। टेक ओवर करके भी आप अपने प्रोडक्ट को इनलास्टिक बना सकते हो, कि आप मार्केट में ना जो कंपेटिटर्स है ना, आप उनको आहिस्ते आहिस्ते खरीदना शुरू कर दो, ताकि कंपटीशन कम हो जाए। सब्स्टिट्यूट्स भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स कम हो जाए। ठीक है, तो भी आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक, क्योंकि फिर आपकी मार्केट पावर बढ़ जाएगी ना, जब आप कंपटीशन काटते चले जाओगे एक तरह से, तो आपकी प्रोडक्ट की इन इलास्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। और एक और सवाल जो इसी हेडिंग में से उठता है वो ये, कि विच marketing decision is connected which marketing decision is connected with price elasticity of demand। यानी कि जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो, तो कौन सा मार्केटिंग डिसीजन है जिसमें आपकी हेल्प होती है? तो द आंसर इज प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे, देखो मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगा, कहाँ पे रिटेलर में बेचेंगे या होलसेलर को बेचेंगे, फिर क्या प्राइस रखेंगे, और और भी बहुत सारे होते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे। लेकिन लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी का कनेक्शन है, वो किससे कनेक्शन है? प्राइसिंग डिसीजंस के साथ, दैट्स इट। ठीक है। यानी कि आप देखते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट एप्पल है, लेट से उसको पता है कि अब उसका प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, तो मे बी यू कैन प्लान फॉर अ प्राइस इंक्रीज। थोड़ा सा जैसे जो एप्पल करता है, इसका फायदा उठाता है, हर साल वो कोई नेक्स्ट लेवल प्राइस रेज करता है, ये तो तुम लोगों को भी पता होगा आई थिंक। ने हर अगला आईफोन उससे कहीं ज्यादा महंगा होता चला जा रहा है, बिकॉज नाउ दे आर इन इलास्टिक, पीपल वुड बाय देयर फोन, दैट्स हाउ इट इज। सही है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट इलास्टिक नेचर का प्रोडक्ट है, प्राइस इलास्टिक नेचर है, यानी आप इतनी आसानी से प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो प्रॉबेबली फिर आप प्राइस डिक्रीज का प्लान भी कर सकते हो। कि अब आपका प्रोडक्ट, पेप्सी देख रहा है कि प्रोडक्ट इलास्टिक है उनका, तो वो प्रॉबेबली प्राइस कम भी कर सकता है, ताकि ज्यादा लोग फिर उसके पास आ जाएं, क्योंकि थोड़ी सी प्राइस कम होगी, शायद ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। तो फिर आप जो प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं ना, दैट वेदर टू इंक्रीज द प्राइस, वेदर टू डिक्रीज द प्राइस, ये आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प कर रहा होता है बहुत ज्यादा। मेक योर नोट्स, और फिर हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन पहले जस्ट कॉपी डाउन। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 21 शुरू किया है,
इसमें से हम बात कर रहे थे अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, जिसकी बेसिक डेफिनेशन, जिसका मतलब, और उसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन की इंटरप्रिटेशन, और ये दो बातें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। फिर एक दफ़ा ये नोट डाउन करके एक दफ़ा रीड आउट भी कर लो। ठीक है, रीड आउट भी कर लो।